हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर लोक प्रशासन POL 302 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का प्रश्न पत्र हल करेंगे। चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, विकल्प शब्द पोस्ट कॉर्ब किसने प्रयोग किया? तो पोस्ट कॉर्ब शब्द का प्रयोग लूथर गुलिक ने किया है, तो 1 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, प्रशासन का सरोकार कार्यों को करवाने से है, परिभाषित उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लूथर गुलिक का है, तो प्रश्न नंबर 2 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन्होंने प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो प्रशासन के एकीकृत दृष्टिकोण का समर्थन LD वाइट और डिमॉक ने किया है, तो प्रश्न नंबर 3 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। साइमन प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, लूथर गुलिक भी प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, स्मिथ, बर्ग और थॉमसन भी प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक हैं, तो इसलिए 3 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक चिंतक ने प्रशासन को वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों के संगठन और निर्देशन के रूप में परिभाषित किया है? तो ऐसा परिभाषित J.M. फिफनन ने किया है, तो प्रश्न नंबर 4 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का प्रयोग करते हुए दें। कथन ए है, लोक प्रशासन बाह्य वित्तीय नियंत्रण के सिद्धांत के अधीन होता है। कारण आर है, विधायिका कार्यपालिका के खर्चों को अधिकृत करती है, तो कथन ए भी सही है और कारण आर भी सही है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 5 का ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, तो प्रश्न नंबर 5 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते हुए दें। कथन ए है, वुडरो विल्सन ने लोक प्रशासन के कानून को व्यापक और व्यवस्थित रूप से लागू करने के कार्य के रूप में परिभाषित किया है। कारण आर है, उनके अनुसार कानून का प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का एक कार्य नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। कारण ए सत्य है किंतु आर गलत है, तो 6 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ये सही है लेकिन कारण जो आर है वो गलत है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कहता है कि लोक प्रशासन में केवल सरकार की कार्यकारी शाखा के काम शामिल होते हैं? तो कौन कहता है कि लोक प्रशासन में सरकार के सिर्फ कार्यकारी शाखा के कार्य ही शामिल होते हैं? तो ऐसा लूथर गुलिक ने कहा है, तो प्रश्न नंबर 7 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल है, चाहे वह विधान शाखा की हो, कार्यकारी शाखा की या सरकार की न्यायिक शाखा की, इस कथन से झलकता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कि लोक प्रशासन में सरकार के तीनों ही अंगों, चाहे वो कार्यपालिकी शाखा हो, चाहे वो व्यवस्थापकीय हो, चाहे न्यायिक शाखा हो, उन सभी के कार्य इसमें शामिल हैं, तो ये प्रश्न नंबर 8 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यह प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें सरकार के तीनों ही अंगों के कार्य समाहित हो जाते हैं, तो 8 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, सभी उपक्रमों की योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की ज़रूरत होती है और अच्छे ढंग से काम करने के लिए सभी को सामान्य सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है हेनरी फ्यूल का है, तो प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, हमारे सामने अब कई प्रशासनिक विज्ञान नहीं है बल्कि एक ही है जो लोक और निजी दोनों ही मामलों पर
समान रूप से लागू होता है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स 10 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ऐसा हेनरी फेयोल ने कहा है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किन प्रशासनिक चिंतकों ने लोक व निजी प्रशासनों में भेद का समर्थन किया है? तो आपको बताना है कि किसने निजी और लोक प्रशासन में अंतर किया है या भेद का समर्थन किया है। तो ऐसा किया है पॉल एच एपलवी ने, सर जोसिया स्टैम्प और हर्बर्ट साइमन ने। इन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर को माना है, जबकि एम पी फॉलेट ने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद को माना नहीं है। तो 11 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, सरकारी प्रशासन अभी सार्वजनिक प्रकृति के कारण जिस प्रकार सार्वजनिक परीक्षण और विरोध के अधीन होना है, उसी प्रकार अन्य प्रशासनिक कार्यों से इतना भिन्न होता है जिसका एहसास बाहर से मुश्किल से ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एपलवी का है। तो यहाँ पे 12 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, राजनीति का नाता राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि लोक प्रशासन का सरोकार इन नीतियों को लागू करने से है। यह किसने कहा है? तो यह गुडनाव ने कहा है। तो 13 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, रॉबर्ट डाहल के अनुसार लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है? बाधा नहीं है। प्रशासन में सर्वव्यापक मूल्य, मानव व्यवहार की अनिश्चितता, लोक प्रशासकों की बौद्धिक क्षमता, प्रशासन पर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। तो पूछ रहा है कि लोक प्रशासन के उद्भव में निम्न में से कौन सा कारक बाधा नहीं है। तो लोक प्रशासन के उद्भव में लोक प्रशासकों की बौद्धिक क्षमता बाधक नहीं है। तो 14 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, जब तक लोक प्रशासन का अध्ययन तुलनात्मक नहीं होगा, लोक प्रशासन का विज्ञान बनने का दावा खोखला है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन रॉबर्ट डाहल का है। तो 15 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मिलाया हुआ है? ये पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। यह पुस्तक गुडनाव की है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यह 1927 में प्रकाशित हुई थी, जो विलोबी की पुस्तक है। तो यहाँ पे जो बी है यह सही तरीके से नहीं मिलाया गया है। तो 16 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सी है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1937 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक लूथर गुलिक और उर्विक की है। डी है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1926 में प्रकाशित हुई थी। यह बोडो विल्सन की पुस्तक है। तो 16 का यहाँ पे बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, मैक्स वेबर के अनुसार किस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य रूपों से श्रेष्ठ है? किस मामले में नौकरशाही संगठन के अन्य मामलों में श्रेष्ठ है? तो निश्चितता, स्थिरता, अनुशासन, भरोसेमंदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी हो जाएगा 1 2 3 4। तो 17 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, तार्किकता किसका आधार है? करिश्माई प्राधिकार का, पारंपरिक प्राधिकार का, कानूनी प्राधिकार का, नैतिक प्राधिकार का? तार्किकता किसका आधार है? तो तार्किकता जो है वो कानूनी प्राधिकार का आधार है। मैक्स वेबर ने तार्किकता के 3 आधार बताए थे, करिश्माई, पारंपरिक और कानूनी। और इसमें जो है प्रमुख जो बताया था उसको कानूनी अधिकार बताया था। तो प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पे सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, किसने क्लासिकी दृष्टिकोण की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में की है? तो क्लासिकी दृष्टिकोण
की व्याख्या इंजीनियरिंग दृष्टिकोण के रूप में उर्विक ने किया है। तो प्रश्न नंबर 19 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से हार्थोन प्रयोग के नतीजे हैं? ए, मजदूर कटे हुए और असंबद्ध व्यक्ति नहीं होते हैं। 2, मजदूर केवल आर्थिक कारक से ही प्रेरित नहीं होते हैं। तीसरा, मजदूरों की उत्पादकता शारीरिक कार्य स्थितियों में निर्धारित होती है। चौथा, मजदूरों में अनौपचारिक समूह बनाने का रुझान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ 20 का बी सही हो जाएगा, 1, 2 और 4। यहाँ पे जो तीसरा है, मजदूरों की उत्पादकता शारीरिक कार्य स्थितियों में निर्धारित होती है, ये हार्थोन प्रयोग के नतीजे नहीं है। तो 20 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा गलत तरीके से मिलाया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत तरीके से मिलाया गया है। उर्विक आदेश की एकता को नहीं दिया है। आदेश की एकता का सिद्धांत फ्यूल ने दिया है। बाकी तीनों ही सही तरीके से मिलाए गए। टेलर कृत्य मूलक निर्देशन, फ्यूल गैंग फ्लैग, गुलिक संगठन के आधार। तो यहाँ पे 21 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, व्यवहारवादी उपागम ने किस बात पर ध्यान केंद्रित किया? तो व्यवहारवादी उपागम ने संगठन में व्यक्तियों और समूहों का वास्तविक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए 22 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, किसने कहा था कि इससे पहले कि किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए? इससे पहले कि किसी विज्ञान के पास सिद्धांत हो उसके पास अवधारणाएं होनी चाहिए। तो ऐसा साइमन ने कहा था। तो प्रश्न नंबर 23 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, व्यवस्था की अवधारणा के बारे में कौन सा कथन सही है? यह कई उपव्यवस्थाओं वाली एकीकृत पूर्णता है। सही है। उपव्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, यह गलत है। उपव्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होती हैं। तीसरा, इसकी एक पहचान योग्य सीमा है जो इस परिवेश से अलग करती है। तो ये सही है। चौथा है, यह परिवेश से निरंतर संपर्क में रहती है। तो ये भी सही है, परिवेश से निरंतर संपर्क में रहती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4। यहाँ पे जो 2 दिया है, उपव्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। उपव्यवस्थाएं एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं बल्कि जुड़ी हुई होती हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, अनौपचारिक संगठन क्या होता है? तो अनौपचारिक संगठन क्या होता है? लागू, भावनात्मक, व्यक्तिगत, परंपरागत, तार्किक, अलिखित। तो फ्रेंड्स 25 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। यानी अनौपचारिक जो संगठन होता है वो भावनात्मक होता है, व्यक्तिगत होता है, परंपरागत होता है और अलिखित होता है। लागू और तार्किक जो होता है ये औपचारिक संगठन होता है। तो प्रश्न नंबर 25 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, टेलरवाद के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक हैं? तो टेलरवाद या वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के सबसे महत्वपूर्ण आलोचक एल्टन मेयो है। तो 26 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ है? तो वेबर के सूत्रीकरण में नौकरशाही का अर्थ है सामूहिक गतिविधियों का तर्ककरण। तो 27 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक था? तो किसके लिए नौकरशाही एक महाद्वीपीय कंटक था? मैक्स वेबर, मार्टिन मार्क्स, थॉमस कार्लाइल, रॉबर्ट मिशेल्स। तो 28 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। थॉमस कार्लाइल नौकरशाही को एक महाद्वीपीय कंटक कहा था। प्रश्न नंबर 29 है, वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध कहाँ से आया? तो वैज्ञानिक प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरोध
ट्रेड यूनियन से आया, तो 29 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, नौकरशाही के बेबरी मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? नौकरशाही के बेबरी मॉडल का बुनियादी गुण क्या है? अवैयक्तिक व्यवस्था, योग्यता का क्षेत्र, पद सोपान, नियमों की व्यवस्था। तो 30 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। बेबरी मॉडल का बुनियादी गुण नियमों की व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 31 है, फ्यूल के अनुसार किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां हैं। तो फ्यूल के अनुसार किसी औद्योगिक उपक्रम की गतिविधियां होती हैं वाणिज्यिक, प्रबंधकीय, तकनीकी, सुरक्षा, वित्तीय और अकाउंटिंग। तो फ्यूल ने किसी औद्योगिक उपक्रम की 6 गतिविधियां बताई थी, वाणिज्यिक, प्रबंधकीय, तकनीकी, सुरक्षा, वित्तीय और अकाउंटिंग। तो यहाँ पे 31 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, साइमन के बारे में कौन से कथन सही हैं? एक, उन्होंने प्रशासन को निर्णय निर्माण का समतुल्य बनाया, ये सही है। उन्होंने संरचनात्मक उपागम को विकल्प के तौर पर निर्णय निर्माण पर जोर दिया, ये भी सही है। उन्होंने तार्किकतावाद पर आधारित प्रशासन की नई अवधारणा प्रस्तावित की, ये भी सही है। उन्होंने नियोजन और अनियोजन निर्णयों में भेद किया, तो ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 32 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 33 है, निर्णय निर्माण प्रक्रिया के निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित करें। कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बनाना, दूसरा अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन करना, तीसरा विभिन्न उपागम जानना, चौथा अस्थायी निर्णयों की जांच करना, पांचवा अगले काम की शुरुआत करना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विभिन्न उपागमों को जानना होता है, फिर उसके बाद कार्यवाही का सर्वश्रेष्ठ रास्ता बनाना होता है, फिर उसके बाद अस्थायी निर्णयों की जांच की जाती है, फिर अस्थायी निर्णयों का मूल्यांकन, फिर उसके बाद अगले काम की शुरुआत करना। तो फ्रेंड्स, 30 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 3, 1, 4, 2, 5। प्रश्न नंबर 34 है, साइमन द्वारा प्रतिपादित प्रशासन की नई अवधारणा किस पद्धति पर आधारित है? तो साइमन द्वारा प्रतिपादित प्रशासन की नई अवधारणा जो है वो सीमित तार्किकता पे आधारित है। तो 34 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। आम बहस, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगों पर मतदान, विधायिका में प्रस्तुतिकरण। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले विधायिका में प्रस्तुतिकरण होता है बजट, फिर उस पर आम बहस होती है, फिर अनुदानों पर मांगों पर मतदान होता है, फिर विनियोग विधेयक, उसके बाद वित्त विधेयक पास होता है। तो 35 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 5, 1, 4, 2, 3। प्रश्न नंबर 36 है, बजट तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, बजट विभाग। तो बजट तैयार कराने का उत्तरदायित्व आर्थिक मामलों का विभाग को है। तो 36 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो बजट संतुलित होना चाहिए, ये बजट निर्माण का सिद्धांत है। आकलन सटीक होना चाहिए, ये भी बजट निर्माण का सिद्धांत है। कालातीत का नियम, ये भी बजट निर्माण का सिद्धांत है। बी, बजट शुद्ध होना चाहिए, सकल नहीं, ये बजट निर्माण का सिद्धांत नहीं है। तो 37 का बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, यह कथन किसका है? वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है। यह कथन किसका है कि वित्तीय प्रशासन आधुनिक सरकार का मर्म है? तो यह कथन हुनर आयोग का है। तो प्रश्न नंबर 38 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है, बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट के साथ विधायिका में निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, आर्थिक सर्वेक्षण।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 यानी बजट संबंधी व्याख्यात्मक स्मृति पत्र, अनुदान मांगों का सारांश, विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक। तो 39 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। तो प्रश्न नंबर 40 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी धारा में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स हम आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 41 का बी सही हो सकता है, क्योंकि जो अनुच्छेद 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। तो 41 का बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न नंबर 42 है, इनमें से कौन सा कथन सही है? संसद कर बढ़ा सकती है, संसद कर घटा नहीं सकती है, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर घटा सकती है। तो फ्रेंड्स जो संसद है कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर घटा नहीं सकती है, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती, संसद कर घटा नहीं सकती। बताना इसमें कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो सही होगा हमारा, संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर घटा सकती है। तो 42 का भी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी संसद कर समाप्त कर सकती है, संसद कर बढ़ा नहीं सकती है, संसद कर को घटा सकती है। तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? पहला, राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो क्या राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है? नहीं, राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। 2 है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिशें कर सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयकों पर सिफारिशें कर सकती है, सही है। राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार नहीं कर सकती, ये भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना चाहिए, ये भी सही है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद उसे लौटाना होता है, या नहीं भी लौटाएगी तो उसे राज्यसभा से पास मान लिया जाता है। 5वां, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है। तो राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 5। 1 और 5 जो है ये दोनों गलत है, यानी राज्यसभा धन विधेयक अस्वीकार कर सकती है, ये गलत है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये भी गलत है। बाकी 2, 3, 4 सही है। तो 43 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, भारत की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में से कौन सा कथन सही है? यह संसद में मतदान का विषय या संसद में बहस का विषय है, यह केवल लोकसभा में मतदान का विषय है, यह संसद में चर्चा का विषय नहीं है, इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। तो पूछ रहा है भारत की संचित निधि पर प्रभारित खर्च के संबंध में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कथन सही है वो है, यह संसद में बहस का विषय है और इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। यानी भारत की जो संचित निधि पर प्रभावित खर्च है यह संसद में बहस हो सकता है इस विषय पे, लेकिन संसद में मतदान नहीं हो सकता है। तो 44 का सी यहाँ पे सही है, 2 और 5। प्रश्न नंबर 45 है, प्रशासन में वित्त सर्वत्र वैसे ही सम्मिलित है जैसे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉयड जॉर्ज का है। 45 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी विशिष्ट प्राधिकार के उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को सौंपा जाना, यह कथन किसका है? प्रत्यायोजन का अर्थ है किसी विशिष्ट प्राधिकार के उच्च स्तर द्वारा निम्न स्तर को
सौंपा जाना, यह कथन किसका है? तो यह कथन फिफनर का है। प्रश्न नंबर 46 का डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ मजह दूसरों को कम या ज़्यादा विस्तार में काम देना नहीं है। प्रत्यायोजन का मर्म है दूसरों को निर्णायक शक्ति देना ताकि वे अपने कामों की रूपरेखा में विशेष समस्याओं के समाधान में अपने निर्णय का इस्तेमाल कर सके। यह कथन किसका है? प्राधिकार के प्रत्यायोजन का अर्थ मजह दूसरों को कम या ज़्यादा विस्तार में काम देना नहीं है। प्रत्यायोजन का मर्म है दूसरों को निर्णायक शक्ति देना ताकि वे अपने कामों की रूपरेखा में विशेष समस्याओं के समाधान में अपने निर्णय का इस्तेमाल कर सके। तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है मिलेट का है, तो 47 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, निर्णय निर्माण के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला, यह कार्य का तरीका निर्धारित करने का काम है, यह सही है। दूसरा, यह सभी पारंपरिक प्रबंधन कामों से जुड़ा है, ये भी सही है। यह नीति निर्माण का ही समानार्थी है, तो ये गलत है, ये नीति निर्माण का समानार्थी नहीं है। चौथा, यह नीति निर्माण से जुड़ा है मगर उसका समानार्थी नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 1, 2 और 4 कथन सही है, लेकिन 3 यहाँ पे सही नहीं है, तो 48 का सी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का मजह मिथ्य है? निम्न में से किस प्रशासनिक चिंतक का यह कथन है कि प्रत्यायोजन की अवधारणा सांगठनिक विचारधारा का मजह मिथ्य है? तो यह कथन जो है MP फॉलेट का है, तो 49 का ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, प्रत्यायोजन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रत्यायोजन के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, यह किसी अधीनस्थ को यह अधिकार देता है कि किसी खास तरीके में वह स्वतंत्र रूप से काम कर सके, तो यह प्रत्यायोजन के बारे में सही है। दूसरा, इसका अर्थ अंतिम प्राधिकार का हस्तांतरण नहीं है, ये भी सही है कि अंतिम प्राधिकार का हस्तांतरण नहीं होता है। तीसरा है, इसका एक द्वैध चरित्र है क्योंकि दोनों के पास एक साथ प्राधिकार है, ये भी सही है। चौथा, यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन नहीं होता, तो ये गलत है, यह पर्यवेक्षण, नियंत्रण और समीक्षा के अधीन होता है। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दें और सब्सक्राइब भी। जय हिंद।